हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रीति चौहान और मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी फॉर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, एनटीएसी, नीट एंड डिफरेंट अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे बायोलॉजी आती है एज ए पार्ट ऑफ द एग्जाम्स ऑल्सो, राइट, ऑन माय यूट्यूब चैनल चौहान बायो क्लासेस, राइट। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है ये है फॉर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स, राइट, ट्वेल्थ क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बायोलॉजी के लिए। जो बायो का एग्जाम कब है पता है? 16 मार्च। तो यानी कि आ ही गया बस एग्जाम्स। तो अब तो सबके प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे होंगे या फिर अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह ये सब चीज़ों में ही बच्चे उलझे हुए होंगे। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद तो आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। और पूरा थ्रू आउट सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और हमें जहाँ तक पता है कि ये भी पता है हम सब लोगों को कुछ डिलीशंस भी हैं हमारे चैप्टर्स के, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में जो पूरा आपका बुक थी बायो की एनसीईआरटी, उसमें से कुछ डिलीशंस भी हैं। तो यहाँ पे आज जो ये वीडियो है ये क्या हेल्प करेगी आपको, राइट। क्यों ये वीडियो है? ये वीडियो है फॉर टेलिंग यू दैट कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में है वहाँ पे कौन कौन सी यूनिट है, उनके अंदर कौन से चैप्टर्स हैं और बेसिकली वो कितना वेटेज रख रहे हैं वहाँ पे, है ना। जिसकी वजह से क्या हो पाएगा कि आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाओगे कि मुझे इस चैप्टर में से इतना प्रिपेयर करना है ना। यानी कि मुझे इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है या नहीं करना है, या किस चैप्टर को बार बार रिवीजन देने की ज़रूरत है ताकि एटलीस्ट मेरे उतने मार्क्स तो आ जाएं, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ज़रा। अच्छा, पूरा पेपर जो होता है बोर्ड का वो आपका थ्योरी पेपर, बायो का जो पेपर होता है दो पेपर्स में आपके दो हिस्सों में बाइफिकेट हो जाता है। एक हो जाता है आपका थ्योरी एग्ज़ाम और एक हो जाता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल के अंदर आपकी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, इंटरनल असेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें आते हैं विच काउंट्स टू 30 मार्क्स एंड रेस्ट जो बचता है आपका वो बचते हैं 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर, राइट। तो 30 मार्क्स तो वो तो चलो प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर वहाँ पे आ रहा है उसके हाथ में है, लेकिन ये जो 70 मार्क्स है ना, इट्स टोटली इन योर हैंड कि आप किस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करते हो अपने आंसर्स को, राइट। और किस तरह से आप अपना कंटेंट पढ़ के जाते हो कि आप टॉपिक वाइज अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके प्रॉपरली वहाँ पे जो आंसर पूछा जा रहा है ना उसका आंसर आप करेक्टली दे दो वहाँ पे। ना इधर लिखना है ना इधर लिखना है, कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दी करेक्ट टॉपिक, है ना, कि आपका कौन सा टॉपिक वो पूछ रहा है। तो उससे पहले ज़रा हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास मार्किंग स्कीम क्या है और हमारे पास क्या वेटेज है डिफरेंट यूनिट्स की, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है वो कौन सी है? रिप्रोडक्टिव यूनिट, राइट, जो कि है आपकी यूनिट 6, राइट। उससे पहले की जो 5 यूनिट्स है वो कहाँ आ गई? 11th क्लास में आ गई, राइट। तो यहाँ पे जो यूनिट है आपकी 6 यूनिट है वो कहाँ से? रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसमें चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th आ रहे हैं और चैप्टर 1 जो है वो डिलीशन में है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या है रिप्रोडक्टिव यूनिट में? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। ये 3 चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो कि कितने काउंट कर रहे हैं? टोटल ऑफ 15 मार्क्स, राइट। उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें से कि जो एवोल्यूशन वाला सेक्शन है वो डिलीटेड है, यानी कि चैप्टर 7 इज डिलीटेड एंड आपके बचे 5th एंड 6th चैप्टर, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। उसके बाद हमारे पास दूसरी यूनिट जो कि कितने मार्क्स काउंट करे? 20 मार्क्स, यानी कि जेनेटिक्स खुद में ही कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की। तो यानी कि सिर्फ 2 चैप्टर, चैप्टर 5 एंड 6 इज काउंटिंग टू 20 मार्क्स टोटली। और उससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है उसके बाद सेकंड वेटेज कौन रख रहा है? रिप्रोडक्टिव, यानी कि पहले के आपके कितने चैप्टर? 5 चैप्टर है, बहुत वेटेज रख रहे हैं, है ना, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे जो आपकी यूनिट 8 है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपके आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें कि जो 9th चैप्टर है वो डिलीटेड है यहाँ से, राइट। तो यानी कि ये दोनों चैप्टर्स यहाँ पे कितने वेटेज में रख रहे हैं? 14 मार्क्स की वेटेज रख रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें दोनों ही चैप्टर्स आ रहे हैं 11th एंड 12th। तो यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी वाला उसमें तो क्या है? आपके प्रोसेसेस, और उसके बाद हैं एप्लीकेशंस, यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी समझ तो लिया क्या होती है, पर वो हमारी डे टू डे लाइफ में या फिर हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ यूज आ सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे चैप्टर वाइज क्या टॉपिक्स हैं, किनको ज़्यादा फोकस करना है, किनको नहीं करना है, वो सब चीज़ें हम ज़रा देखेंगे आगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट आपकी कौन सी है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें कि आपके 13th एंड 15th चैप्टर आ रहे हैं और आपके 14th एंड 16th चैप्टर जो हैं वो डिलीटेड हैं। तो देख लिया जाए अगर आपका 1st, 7th, 9th, 14 एंड 16th चैप्टर तो ऑलरेडी क्या हो गए? कट हो गए। 5 चैप्टर तो आपके खत्म ही हो गए हैं 16 चैप्टर्स में से। अब यानी कि आपके बच्चे 11 चैप्टर्स,
राइट अब 11 चैप्टर्स इतने टफ भी नहीं है, राइट एवोल्यूशन में बहुत कुछ था याद करने के लिए, वो हमें याद ही नहीं करना अब, राइट 14 और 16 इकोलॉजी अपने आप आधी हो गई, कोई टेंशन नहीं, और कुछ टॉपिक्स भी रिलेटेड होंगे इनके अंदर, राइट ऐसा भी होगा, राइट फर्स्ट चैप्टर वो तो चलो रिप्रोडक्शन का है, रिप्रोडक्शन तो हम लोग 9th 10th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हुए हैं, सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स, क्या क्या उनके इवेंट्स होते हैं, तो हमने थोड़ी उन क्लासेस में ही पढ़ा, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो बहुत ईजी सा चैप्टर था। 9th में भी बहुत थ्योरी है, बहुत याद करने वाली चीज़ थी, वो भी हट गई, तो यानी कि बेसिकली आपके पास अब रह गए 11 चैप्टर्स, तो 11 चैप्टर्स की टोटल वेटेज आपकी कितनी जा रही है 70 मार्क्स, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले दो चैप्टर्स को, जो दो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी है, रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड जेनेटिक्स यूनिट, राइट तो इन पे थोड़ा अच्छा फोकस करना पड़ेगा। और अगर इनकेस थोड़ी जेनेटिक्स बहुत बच्चों को टफ भी लगती है और थोड़ी बायोटेक्नोलॉजी की, दोनों जो यूनिट्स है ना ये आपस में इंटर रिलेटेड है, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो जिसको जेनेटिक्स समझ में आ गई बायोटेक्नोलॉजी अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी डीएनए जीन ये सब काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी डीएनए जीन ये सब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम जेनेटिक्स में, यहाँ पे हम समझ रहे हैं डीएनए क्या है, डीएनए की फॉर्म्स क्या क्या है, आरएनए कैसे बनेगा उससे, डीएनए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आपके मॉलिक्यूल्स वहाँ पे किन किन चीज़ों को कनेक्ट करके डीएनए एक्चुअली होता क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर यूनिट्स क्या हैं, राइट वो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं कौन से नहीं हैं, किसने डीएनए डिस्कवर किया, यानी कि बेसिकली हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंट जीन्स जो है ना वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जहाँ पे हमने इस डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ करी ताकि हम अपनी मर्जी के प्रोटीन्स वहाँ पे बना पाएँ, प्रोटीन्स वहाँ पे बन रहे हैं, प्रोटीन्स यहाँ पे बन रहे हैं, बट एक जगह पे है जो नेचुरली है वैसे बन रहा है, और एक जगह पे हमने वहाँ पे क्या किया, उसको अपनी तरह से ऑल्टरनेट किया, मतलब ऑल्टर किया उसको, अपनी तरह से चेंजेस किए, वहाँ पे ऐड डिलीशंस किए ताकि हम अपना डिज़ायरेबल प्रोटीन बना पाए, राइट वो चीज़ें हैं। इकोलॉजी के हमारे टॉपिक्स इजी होते हैं, हम देखते हैं अब चैप्टर वाइज कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव यूनिट का चैप्टर आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे अब मेजर टॉपिक्स क्या हैं इस चैप्टर के देखे जाए अगर, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेजर जो टॉपिक्स है ना वो है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट एंड गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस माने गैमेट्स का फॉर्मेशन, वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तो यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, राइट उसके बाद दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि पोस्ट फर्टिलाइज नहीं डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक होगा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, 4 तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, 4 या 3 तरह के, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या है। उससे पहले पता होना चाहिए कि आउटब्रीडिंग होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आउटब्रीडिंग होती क्या है, इनब्रीडिंग क्या होती है, आउटब्रीडिंग क्या होती है, वो समझ में आना चाहिए। तो वो चीज़ें भी हम लोग जब रिवीजन करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, हाँ मैं आपको बता दूं कि आप हमारी आगे जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, रिविजन करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रॉयनी जैसे टॉपिक्स के ऊपर डेफिनेशंस आ सकती हैं, इनके इम्पोर्टेंस आ सकती है कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है पार्थेनोकार्पी, क्या होता है पार्थेनोकार्पी से, एपोमिक्सिस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है, डेफिनेशंस आ सकती हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, राइट इंपॉर्टेंस साथ में आ गया तो क्या आ जाएगा कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा वो अपने आप ही, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स होंगे जो हमारे कवर होंगे किसमें, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसी के साथ कनेक्ट कर जाता है हमारा दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो वहाँ पे जो पूरा का पूरा चैप्टर था ना हमारे पास, वो एक ही चैप्टर के अंदर एक पार्ट था, सब पार्ट था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा आ रहा था बहुत कम कंटेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इसको और इलाबोरेट कर दिया गया टॉपिक्स को, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स बना दिए गए 2 इसके, राइट कहाँ वहाँ पे एक रिप्रोडक्शन था खाली एक चैप्टर, यहाँ पे 3 चैप्टर बन गए उसके नाम पे, और देखा जाए तो एक्चुअली में 4, अब तो 3 ही आ रहे हैं आपके, है ना। तो यहाँ पे क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस, अगेन रिप्रोडक्शन में जब भी हम बात करेंगे ना सबसे पहला जो वहाँ पे स्टेप होता है ना वो क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये सेक्सुअल में तो होता ही नहीं है ना। तो यानी गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म और ओवम का बनना, उसके बाद ये रहा oogenesis और आपका
स्पर्मेटोजेनेसिस, ये रहा गेमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार इसका पूरा का पूरा ग्राफ आ जाता है विद 5 मार्क्स, है ना। तो 5 नंबर के अंदर तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, एक बार समझ में आ गई तो क्वेश्चन कहीं जाएगा ही नहीं यहाँ से, अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई, और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अपने आप समझ रहे हो क्यों ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सेकंड वेटेज इसका इतना हाई है, राइट। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो इतने टॉपिक्स आपको डीपली नहीं पढ़ने, पर हाँ उनका आइडिया होना चाहिए, जैसे कि आपका हो गया प्लेसेंटा फॉर्मेशन, लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है। तो यानी कि पता होना चाहिए टॉपिक्स होते क्या हैं, ये आफ्टर कब, या आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी होते हैं, उससे पहले होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या मेन यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं, तो यहाँ पे साथ साथ राइट इसमें गिवन नहीं है शायद, लेकिन हार्मोनल एक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं जब क्या होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी कि फीटस फॉर्मेशन होता है, राइट। और किस किस टाइम के बाद जब प्लेसेंटा फॉर्म होता है, आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो वहाँ पे डेवलप होता है, तो किस तरह के डिफरेंट चेंजेस आते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स वहाँ पे वर्क करते हैं, जो कि आपका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन के अंदर वो चीज़ पूरी आ जाएगी हार्मोनल एक्शन का, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम डिफरेंट एसटीडीज के बारे में पढ़ेंगे कि एसटीडीज होती क्या है, ठीक है, और क्या ऐसी कौन सी एसटीडीज है जो क्योरेबल है, कौन सी क्योरेबल नहीं है, उनके रीजंस क्या होते हैं, राइट। वो कैसे अफेक्ट करती है हमारी पॉपुलेशन को, राइट। उनसे आगे आने वाले टाइम में क्या नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद आपका चाइल्ड हेल्थ केयर, उसके ऊपर वर्क होगा कि वो चीज़ क्या होती है, राइट। डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए आपके, राइट, कौन कौन से होते हैं, जैसे नेचुरल होता है, आपका सर्जिकल मेथड्स होते हैं, फिर उसके बाद ओरल मतलब आपके पिल्स मेथड्स होते हैं, राइट, ओरल पिल मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। प्लस यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक आता है ना कई बार क्वेश्चन के अंदर, वो ज़्यादातर एमटीपी से आ जाता है या एमिनोसिंथेसिस से, इसकी इंपॉर्टेंस पे या फिर क्यों बैन है इस चीज़ के ऊपर आ जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन क्या हो सकता है, कब हो सकती है मेडिकल टर्मिनेशन, राइट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जहाँ से आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं और कई बार यही चीज़ आपकी किस में कन्वर्ट हो सकती है, 5 मार्कर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकती है, डिफरेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, इन सबको डिस्कस करना है हमें यहाँ पे, IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ना साथ साथ में लिखा हुआ है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनका सिर्फ आपको एक एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, यानी कि बेसिक आइडिया होना चाहिए, डीप में नहीं जाना इन टॉपिक्स को लेकर, ठीक है। इनको बस पता होना चाहिए टॉपिक्स होते क्या हैं, कब होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइट, सिर्फ इतना। लेकिन बाकी जहाँ पे ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको थोड़ा सा डीपली पता होना चाहिए, ताकि जब अपने आंसर्स आप लिखो या फिर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए, राइट, तो अपने आंसर्स आप प्रॉपर्ली लिख पाओ वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, जो कि मैं आपको कह रही थी सबसे जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाली यूनिट्स है, वो कौन यूनिट्स हैं, आपकी जेनेटिक्स, है ना। एवोल्यूशन तो कट गया, रट्टेबाजी वाला टॉपिक पूरा का पूरा हट गया, खैर, राइट। लेकिन हमारे पास बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बड़ा अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, DNA के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ के टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से आपके ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये देखते हैं ज़रा। एक तो आपका आ गया जितने भी लॉ ऑफ डोमिनेंस हैं आपके, लॉ, मेंडल्स लॉ हैं, कौन कौन से आपके इनकम्प्लीट, ये तो अच्छा ठीक है, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, को डोमिनेंस हुआ, मल्टीपल एलिलिज्म हुआ, ये क्या है, सिचुएशंस हैं, ये लॉज नहीं है। ऑल्दो आपकी बुक में लॉज के नाम पे दिए हुए हैं, बट ऐसे नहीं है वो चीज़, ठीक है। उसको हम जब डिस्कस करेंगे ना अपनी वीडियो में तब देखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेजर यही 2 लॉ हैं, बाकी जितने भी हैं ना वो सारी सिचुएशंस है, क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बार बार देखने को मिलती हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जब ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न में हमें वो चीज़ देखने को मिलती है तो हम लोग क्या बोल दिया, उसको लॉ बोल दिया, ठीक है, बट लॉ नहीं है, वो सिचुएशंस हैं, ठीक है, वो रिजल्ट है, आउटकम्स हैं वो चीज़ें, राइट। यहाँ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, राइट। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मेन टॉपिक आ गया आपका। उसके बाद आपका आ गया ये रहा, किस किस का, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, हनी बी, इनका ही सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का बनता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो मेन यहाँ पे है आपका, एक 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे, एक तो पीलियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। फिर आते हैं हमारे पास कौन कौन से, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दोनों को पढ़ना है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड में यानी कि जो आपके X एंड Y क्रोमोसोम्स होते हैं उनके थ्रू कैसे डिसीज आगे ट्रांसफर होती है, उनका पैटर्न क्या रहता है,
हमें समझना है पैटर्न सिर्फ, कि पैटर्न क्या रहता है उनका ट्रांसफर होने का, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि डिसीजेज होती क्या है, सिंड्रोम्स होते क्या हैं, ठीक है। सिंड्रोम, सिम्टम, डिसीज, डिसऑर्डर्स में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें भी हम साथ साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, कि ये चीज़ें हैं क्या एक्चुअली। ये टाइम यहाँ पे नया वर्ड क्या आ गया, सिंड्रोम, ठीक है। डिसऑर्डर, डिसीज तो सुना था, डिसऑर्डर क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है। ये ज़रा हम डिफरेंस देखेंगे किस किस में, डिसीज, डिसऑर्डर्स, सिंड्रोम, और उससे पहले आते हैं हमारे पास सबसे पहले सिम्टम। तो हम देखेंगे क्या है ये पूरा चार्ट, ठीक है, इस चीज को पूरा देखेंगे, राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चीज को लेकर। इसके बाद ये तो यहाँ पे जो पूरा पूरा आप जेनेटिक्स से पढ़ोगे ना, ये तो आप देखोगे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या पढ़ोगे, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर ये बता रहा है आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। किसको, सबको पता है इनहेरिटेंस जो है वो किससे हुई, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो तरह का, डीएनए और आरएनए। अब उसकी जो मॉलिक्यूलर यूनिट है जिससे वो पूरा का पूरा बना हुआ है आपका डीएनए और आरएनए, वो क्या है, क्या डिफरेंस है उनके बीच में, राइट। यानी कि डीएनए है तो डीएनए डीएनए क्यों है, आरएनए आरएनए क्यों है। वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो क्या ऐसा चेंज हो गया वहां पे, वो चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस हमें समझ में आता है डीएनए आरएनए से हो रहा है। किस ऑर्गेन, यूकैरियोट्स में क्या, अच्छा दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास बेसिकली। अगर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया जाए तो हम दो तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं सेल टाइप पे, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, राइट। वो बात की बात है कि यूकैरियोट्स में सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर पहले तो हम दो ही चीजों को देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो वही चीजें यहाँ समझने वाली है कि हमारे पास इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि बेसिकली वो क्या चीज है जो इनहेरिट हो रही है आगे, है ना। वो डीएनए और आरएनए है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, ये रहा वो टॉपिक। अच्छा, डीएनए ही वो ऐसा पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है जो आगे से आगे ट्रांसफर हो रहा है, वो थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए खुद को रेप्लिकेट कैसे करता है, नई से नई कॉपीज कैसे बनाता है वो। अब ये हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है ना उसको प्रोटीन्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपने डिफरेंट। और जो हमारे जीन्स है, हमारे डीएनए है ना, वो जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो भी हमारे आउटर हमें जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आते हैं वो क्या है, प्रोटीन्स की वजह से नजर आते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे बनते हैं डीएनए से, यानी कि डीएनए से प्रोटीन बनने तक का जो सफर होता है पूरा का पूरा, उसको कहते हैं सेंट्रल डोमा। तो वो चीज हम पढ़ेंगे। और सेंट्रल डोमा के अंदर आता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, राइट। उसके बीच में एक और छोटा सा टॉपिक आ जाएगा, जेनेटिक कोड, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कौन से ऐसे जेनेटिक कोड्स हैं, कोडोन्स हैं, जो कि एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे और जो स्टॉप करेंगे। टॉपिक्स पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, है ना। नहीं पढ़े तो आगे की वीडियोस देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट, कि क्या क्या पढ़ना है और क्या टॉपिक क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, राइट। और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा एकदम से, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आपका लैक ऑपरेंट जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस किस तरह के जीन्स होते हैं, राइट। जीनोम पूरी यूनिट ऑफ जीन्स, राइट। डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, राइट। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स रहेंगे, इस पे ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगी, बहुत कुछ है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इन चीज़ों के लिए। जब हम लोग पढ़ेंगे ना टॉपिक वाइज तब इन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बहुत सिंपल है। सबसे पहले वाला चैप्टर क्या कह रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। यानी कि सबसे पहले तो हेल्दी कौन होता है, 9th क्लास में सबने पढ़ा है, व्हाट इज हेल्थ। जब इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होता है, और आपको रहना बहुत ज़रूरी है अभी फिलहाल एग्जाम्स के लिए, है ना। तभी तो एग्जाम अच्छे से लिखोगे अपना। कहीं भी दिक्कत आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं लैक कर जाओगे, नंबर नहीं आएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखना है, अच्छे से खाना है, अच्छी नींद लेनी है और खूब अच्छे से पढ़ना है, तब जाके कहीं नंबर आएंगे, है ना। उसके लिए क्या क्या यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। अच्छा, डिसीजेस किससे हो रही हैं, डिसीजेस होती क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। और डिसीजेस अगर हो रही हैं तो उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पे कि टाइफाइड है, बैक्टीरिया से हो रहा है, निमोनिया है, वो बैक्टीरिया से हो रहा है। तो कौन कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डिसीजेस के पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स रहते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये डिसीज है, राइट, ठीक है। उसके बाद आपके पास इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी पूरा पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे वैक्सीन्स हमें पढ़ना है, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ना है, ठीक है। आपका एलर्जीज के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। एचआईवी और एड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका पूरा का पूरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है वो है क्या, अडोलेसेंस ड्रग एंड
अल्कोहल अब्यूज, यहाँ पे पीयर प्रेशर्स के बारे में, कैसे आपका मतलब क्या आपका पूरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, हम देखेंगे क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में, राइट। ज़्यादा नहीं जाते इसके अंदर। अब उसके बाद आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबको पता है हमारे सराउंडिंग में माइक्रोब्स और ओवरऑल है ना, सब जगह हमारे आसपास चारों तरफ हमारे माइक्रोब्स घिरे हुए हैं। अब जो ये माइक्रोब्स हैं ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, नुकसान कैसे कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। बैक्टीरिया माइक्रोब नुकसान कर रहे हैं, डिसीज कर रहे है ना, लेकिन वो हमारे लिए कहीं कहीं यूजफुल कैसे हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल तो नहीं होने से रहे, कुछ यूजफुल भी है। कॉमन एग्जाम्पल, अपने घर में रोज दही जमाती है मम्मी है ना, तो क्या होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड से बनता है ना। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया माइक्रोब, दही जम रही है ना वहाँ पे, रोज खाते हैं हम लोग दही और बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है उसके अंदर। तो ऐसे ही डिफरेंट माइक्रोब्स के यूजेस देखेंगे हम लोग जो हमारी डेली लाइफ के लिए हमें हेल्प करते हैं, राइट। तो ये इसलिए कॉन्ट्रास्ट में आगे दो चैप्टर्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना। यहाँ पे हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड ये सब चीज़ें हम देखेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर को इतना डीपली नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे इसका पूरा 1 by 1 पूरा फ्लो चार्ट, एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और ईजिली बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी का। स्टार्टिंग में जब मैं बता रही थी आपको वेटेज चैप्टर वाइज, तो मैंने क्या कहा था, बायोटेक्नोलॉजी रिलेट करता है किससे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पे दो चैप्टर्स थे आपके, 5th and 6th चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड पैटर्न द वे ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। जेनेटिक्स क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अब उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइफ फॉर्म्स को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, है ना, आर डिजायरेबल नीड्स, आर डिजायरेबल प्रोटीन्स काइंड ऑफ सिंथेसिस, जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, राइट। अब वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो डीएनए को जोड़ के नया डीएनए बनाने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे बनेगा वो चीज़, है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। प्लाज्मिड के बारे में देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें टोटली क्या पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के यूजेस क्या होंगे, कैसे वो बनेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे करके, यस दिस इज द राइट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए सेगमेंट टू यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन। भाई हमने बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस पढ़ा, पूरे के पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी, अब उसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज आ सकता है, किस केस में, किस फील्ड में हमें ना बायोटेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसा नुकसान वहाँ था जिसकी वजह से उसको हमने चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसको बेटर करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया वहाँ पे। तो वो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, किस किस फील्ड में से, एग्रीकल्चर फील्ड में चाहिए, मेडिसिनल फील्ड में चाहिए, ठीक है, आपकी ये फील्ड्स में चाहिए, आपके वैक्सीन प्रोडक्शंस में चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। प्लस यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, राइट, जीएमओ, जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये सब चीज़ें हमें टॉपिक्स में यहाँ पे पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करता है, मेडिसिनल में कैसे यूज़ करता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स क्या होते हैं, राइट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। और कोई भी अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो भी बना रहे हैं, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, राइट। तो वो चीज़ें। नेक्स्ट चैप्टर क्या बोला था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो इकोलॉजी बड़ी अच्छी यूनिट है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ना आपको मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ सबसे सिंपल सी चीज़ जो ज़्यादा तो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से, राइट। और इनके ऊपर ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इनके ऊपर आ जाते हैं हमारे पास डेफिनेशंस वगैरह, राइट। कोई ज़्यादा इसमें देखो कितने सारे टॉपिक्स तो यहाँ से कट ही गए हैं, ठीक है। हैबिटेट आ गया, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट आपके बायोम्स आ गए, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ग्रोथ मॉडल्स तो यहाँ पे है ही नहीं, ग्रोथ मॉडल्स वाला सेक्शन ही कट गया हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ें हैं ही नहीं हमारे पास। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, यानी कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्या क्या है उतना ही लिखना है सिर्फ,
ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे हम सब कुछ, कहीं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगे आपको, किसी अलग बुक्स को, अलग मटेरियल को, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूंगी लोड, थोड़ा बहुत हो सकता है बट बेसिकली आपकी एनसीईआरटी रहेगी आपके लिए। और देखेंगे एनसीईआरटी से आप लोग कितना अच्छा स्कोर कर जाओगे सिर्फ उसी को पढ़कर, ठीक है। और फिर आगे बाद में आपको मैं ये दिखाऊंगी कैसे हम लोग यही एनसीईआरटी का जो मटेरियल है ना, इसी को थोड़ा सा एडवांस पढ़ के हम नीट भी कैसे क्रैक कर जाएंगे आराम से, बायोलॉजी में नंबर ही नंबर, ठीक है, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन, ये तो हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, उसको क्या नुकसान पहुंच रहा है, क्यों बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, ठीक है, और उसको कैसे कंजर्व किया जाए। नेशनल पार्क्स हो गए, जूज हो गए, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, उसको क्या नुकसान है। एक आधी यहाँ पे क्या है बीच में अपनी अपनी किसी ने कुछ अपना कोई थ्योरम्स बोल रही हूँ मैं, मैथ्स में नहीं पढ़ा रही हूँ ना, यहाँ पे भी बायो पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बीच बीच में अपना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, अपने प्रिंसिपल्स दिए हुए कि अच्छा एक मॉडल ये भी है जिसमें हम वो समझा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्यों हर एक ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे, वाई दे आर सो रिक्वायर्ड, व्हाट इंपॉर्टेंस दे हैव, राइट। तो वो एक अलग से मॉडल है यहाँ पे, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ओवरऑल इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट हाँ कुछ टॉपिक्स हैं थोड़े मुश्किल हैं, बट उनको हम लोग बहुत आराम से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए, ठीक है। और कहीं से कहीं आप लोग एक भी मार्क्स ना यहाँ पे डिडक्ट करो। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा नॉर्मल टॉपिक से, और हम लोग इजीली कवर कर जाएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि 16 मार्च को है ना आपके। तो वो चीज़ तो अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करना है ताकि जब बोर्ड एग्जाम्स में बैठो तो आपके दिमाग में सब सेट हो कि अच्छा ये टॉपिक है, इसके लिए मुझे इतना ही लिखना है, फालतू नहीं लिखना है, ये यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी है, राइट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे बताते जाना, वो हम लोग कवर करते चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास बेसिकली कौन कौन जो आपके क्वेश्चन पूरा पेपर होगा ना वो कैसे डिवाइडेड होगा, राइट। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, कुछ एमसीक्यूज आएंगे, एजर्शन रीजनिंग आएगी, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, और एक होंगे लॉन्ग आंसर्स, है ना, वो वाले क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज एंड एजर्शन रीजनिंग या वेरी शॉर्ट आ गए, वो किस में आ जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, कि यानी कि आपने क्या समझा, किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली, या फिर वहाँ पे कोई फिल द ब्लैंक्स आ गया। एमसीक्यूज में क्या होता है, बेसिकली एक डेफिनेशन देके या 4 ऑप्शंस दे दिए आपको। एजर्शन रीजनिंग आपके इस बेसिस पे आ सकता है। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपने पढ़ा है बेसिकली, यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, यहाँ क्वेश्चन बनेंगे आपके यूनिट 7 से, ठीक है, जो कि आपकी जेनेटिक्स यूनिट है, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। तो जरा इसको और अच्छे एक्सप्लेनेटरी वे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे एमसीक्यूज, एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकते हैं। यानी कि हमें समझ में आया कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे, भाई 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, 2 मार्कर क्वेश्चन होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही होगा। ओवरऑल आपके पास क्या रहेंगे, 33 क्वेश्चन, 33 to 35 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, टाइम लिमिट के साथ वो चीज़ रहेगी। 3 आवर्स का पेपर होगा आपका, राइट। उसमें क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे कौन कौन से, एमसीक्यूज, एजर्शन रीजनिंग, बड़े आराम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके 2 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस। फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन आई गेस 2 to 3 क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे, है ना। तो अब सोचने वाली बात है कि अब वो जो 5 मार्क्स क्वेश्चंस है ना, वो कैसे बाइफिकेट होंगे, वो आपके क्या चीज़ रहेंगे, एक्सप्लेनेशंस पे रहेंगे, डिफरेंशिएशंस पे रहेंगे, या आपकी इवैल्यूएशन डिस्कशंस पे रहेंगे वो क्वेश्चंस, कंपैरिजन पे रहेंगे, है ना, किस तरह के वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चंस की 3 तरह की कैटेगरी होंगी आपकी, कि किस कैटेगरी में आपका क्वेश्चन जो हो सकता है वो आ सकता है, राइट। तो हमें उसी तरह से थोड़ा पढ़ना है उन चीज़ों को, टॉपिक है, टॉपिक को उसी वे में लेके चलना है कि अच्छा ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्या हो सकता है, इवैल्यूएशन बेसिस पे आ सकता है, डिस्कशन बेसिस पे आ सकता है, पूरा बता दिया। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो भाई की थी वो पूरी की पूरी डिस्कस कर दो आप लोग, ड्रोसोफिला में कैसे उन्होंने शो करी थी, ठीक है, एक्सप्लेन कर दो, वो क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ सकता है। लैक ऑपरेंट का पूरा क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे जरा देखने की 1 मार्कर्स में कौन कौन से जा सकते हैं, आपका स्टेज नहीं स्टेट है ये, कोई लॉ बता दिया, स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो एग्जैक्ट वर्ड्स आपको वहाँ पे मेंडल्स के पुट करने पड़ेंगे, है ना, वो चीज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। आपका डिस्क्रिप्शन आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, डिफाइन आ सकता है, ठीक है, वो चीज़ आ सकता है। यहाँ पे आपके आ सकते हैं एक्सप्लेनेशंस, डिफरेंशिएशंस, इलस्ट्रेशंस।
अच्छा, बड़ा सिंपल सी एक चीज बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन अगर वहां पे डायग्राम्स बना सकते हो तो डायग्राम जरूर बना देना, बिना उसके कोई नंबर नहीं। क्वेश्चन मेंशन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर आपका वहां पे डायग्राम है जो आप बना सकते हैं तो जरूर बनाना। उसके बिना पेपर मत रखना अपना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि ठीक है कौन सा पूछा है क्वेश्चन में से डायग्राम, क्यों बनाऊं मैं डायग्राम, ऐसा नहीं करना है। डायग्राम वहां पे बनाना है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम, तो आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना, भले ही थोड़ा सा रफ डायग्राम बना दो, जैसा लेबलिंग कर दो और रफ डायग्राम बना दो, नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इतना भी रफ नहीं बनाना कि कहीं से कहीं तक कुछ मैच ही ना हो, आइडिया ही ना मिल पाए एग्जामिनर को क्या बना दिया ये, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने। प्लस आपके जितना भी पेपर रहेगा ना 70 मार्क्स का, ठीक है, अगर उसमें से 33% इंटरनल चॉइस होगी पेपर में, यानी कि चॉइस में जो और में क्वेश्चंस आते हैं वो कितने प्रतिशत रहेगा आपका, 33% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इंटरनल चॉइस के साथ आएंगे, यानी कि आपको एक पार्ट नहीं आता तो आप दूसरा पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो कम से कम इतना तो समझ के आप जाओ कि एग्जामिनर आपके उससे बेसिस पे रख रहा है, आपके जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया वो सोच रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं तो ये वाला क्वेश्चन ये टफ हो सकता है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया। तो एक बेनिफिट ये भी तो है आपको यहाँ पे। तो टॉपिक्स को इस तरह से कवर करेंगे कि दोनों तरफ की हमारी चीज़ें चलती चली जाए और हम लोग ईजिली पेपर को सॉल्व करके अच्छे नंबर वहाँ पे ग्रैब कर लें, ठीक है। नंबर हमारा नहीं जाना चाहिए कहीं से कहीं तक भी। और 1 मार्कर 2 मार्कर में तो नंबर चले गए तो फिर फायदा क्या, वहीं तो वहाँ पे तो खेल ही होता है सारा, ठीक है। मैं बोल के चलो 21 से 22 नंबर के तो आपके 1 मार्कर 2 मार्कर्स क्वेश्चंस ही आ जाएंगे, तो वो तो नंबर पूरे पूरे लेने ही है। और बाकियों में थोड़ा कर करके भी चलेंगे अगर हम लोग, तो समझ में आ जाएगा कैसे आंसर राइटिंग करनी है आपको, ठीक है। बताएंगे आपको कि किस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया तो वहाँ पे आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन की बात ले लो, वहाँ पूछ लिया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट समझाओ भाई, वो कैसे डिफरेंट है प्रोकैरियोट से, तो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन समझाओगे, फिर प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा फिर एक डिफरेंशिएशन दोगे, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की डिफरेंशिएशन, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। फालतू नहीं, डायग्राम थोड़ा बहुत बना सकते हो वहाँ पे उस चीज़ों को लेकर, राइट। लेकिन वहाँ इतना डीप नहीं जाना कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी समझाते फिर रहे हो, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट कर दिया एक ही क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग किस तरह से होनी चाहिए ताकि हम अपना आंसर इतने अच्छे से लिखे कि नंबर भी पूरे मिल जाए, टाइम भी मैनेज हो जाए, क्वेश्चन अपने आंसर शीट को रिवाइज करने का टाइम भी मिल जाए। तो हर चीज़ हमें यहाँ पे सब समझकर चलना है ताकि वहाँ एग्जाम में हमारा कहीं से भी कोई भी पॉइंट ना जा पाए और हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर वहाँ पे लेकर आए। और कोशिश करेंगे हम लोग कि 70 आउट ऑफ 70 ही आए, राइट। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है एग्जाम जितना हम सोचते हैं, सब यहाँ पे है, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हमारा, ओके, टेक केयर।